नमस्कार दोस्तों। आज 9 अगस्त है और हम आज पंच कैलाश में से एक कैलाश आदि कैलाश के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कल तक हम श्योर नहीं थे कि हम इस यात्रा में जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग में नहीं है, ये नॉर्मल रास्ता नहीं है। ये थोड़ा सा कट जाता है गुंजी से, हमें दूसरी तरफ 35 किलोमीटर जाने के बाद में आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। तो जब आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आते हैं तो ये नॉर्मल आपके रूट में ये शामिल नहीं होता है, लेकिन हमारे लाइजनिंग ऑफिसर के प्रयास से और पिथौरागढ़ प्रशासन से बात करने के बाद हमें ये मौका मिला है कि हम आदि कैलाश के दर्शन कर सकें। तो हम इस रास्ते पे हैं। हमारी यात्रा जो है आदि कैलाश की तरफ शुरू हो चुकी है और हम भाव विभोर होकर इन रास्तों से गुजरते हुए बस आदि कैलाश पर्वत के दर्शनों की इच्छा लिए इन मार्गों से, इन प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारों से होते हुए हम चलते हैं आदि कैलाश की तरफ। इन रास्तों से गुजरना ही हमारे लिए एक अलग सी अनुभूति है। हम यहाँ तक पहुँच पाए, यही प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि हम प्रकृति के इतने नज़दीक आकर इन दृश्यों को अपने आँखों से देख पा रहे हैं। प्रकृति की गोद में अपने आप को पहुँचकर जो है यहाँ पे बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं कि हम इन दृश्यों को अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। बहुत ही अनुभूति जो है वो शब्दों में हम हर चीज़ को बयां तो नहीं कर सकते हैं। तो आप भी इन दृश्यों का मज़ा लीजिए और अभी थोड़ी देर में हम आदि कैलाश पहुँचेंगे। पंच कैलाश यात्रा में 3 यात्राएं जो होती है, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश्वर और किन्नौर कैलाश, ये तीनों क्षेत्र हिमाचल राज्य में आते हैं और ये है आदि कैलाश। तो सर्वप्रथम सबसे बड़ी मान्यता जो है वो कैलाश की होती है, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और दूसरे स्थान पे आता है आदि कैलाश। तो आज इस यात्रा में हमें दोनों जगह दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। आज हम शिव जी के दूसरे घर कहे जाने वाले आदि कैलाश का दर्शन आज प्राप्त करेंगे और कल जब हम तिब्बत में प्रवेश करेंगे, संभवतः अगर मौसम और सारे हालात सही रहे तो कल हम तिब्बत में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वहाँ से हम कैलाश के दर्शनों को जाएंगे। वहाँ पे कैलाश की परिक्रमा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। आज आप हमारे साथ शिव जी के दूसरे निवास स्थान आदि कैलाश के दर्शन कीजिए और उसके अलावा आपको अगर 3 और कैलाश के दर्शन करने हैं तो वो हिमाचल में करना पड़ेगा। ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। यहाँ पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये आदि कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत सब विदित है कि वो है तो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक, शिव जी का निवास स्थान। लेकिन जो भी परिस्थितियां रही हों पीछे में, अब वो चीन के कब्जे में है, तो वहाँ जाने के लिए आपको खर्च भी बहुत करना पड़ता है।
अभी हम आदि कैलाश पहुंच गए हैं और आज जो है वो 9 अगस्त है और ये श्रावण के अंतिम दिन। आज पूर्णिमा है और श्रावण मास जो है वो शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम मास माना जाता है। वैसे तो हम शिव की पूजा हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन आज हम लोगों को आदि कैलाश के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये नज़ारे मैं आपके लिए आदि कैलाश से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये हमारे गाड़ियों का काफिला मानसरोवर जाने के लिए। आज हमारे यात्रा का जो है वो 10वां दिन है और कल संभवतः हम तिब्बत में एंट्री करेंगे। आज बर्फ तो थोड़ा कम है, क्या कर सकते हैं। इधर एक ताल बना है और हम इसके साइड में जो जगह है यहाँ से ट्रैकिंग करके और इस ताल के साथ चलते हुए आदि कैलाश को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो अलग है। और ये कल बहता हुआ पानी और इस तरफ जो है ये इधर पानी ठहर कर थोड़ा सा जो है ताल में रिजर्वर का काम कर रहा है। इसको ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे ठहर के और फिर आगे की यात्रा अपना कर रहे हैं। तो हम आदि कैलाश को थोड़ा और नज़दीक से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और नज़दीक आके हम भोलेनाथ का दर्शन करने की चेष्टा कर रहे हैं। वैसे बर्फ़ कम है पहाड़ पे अगस्त के महीने में, लेकिन और ये हमारे नीचे तालाब और उसके उस पार एक मंदिर। तो करते हुए आगे निकल आए हैं और हमारे गोपा भाई एक बहुत ही एक जानवर इधर हम लोग को मिला था, लेकिन वो कहीं निकल गया। वो चला गया ना? हाँ, फोटो मिल गया? वो किधर चला गया? ये है
है? अच्छा अंदर चला गया। तो अभी वो कौन सा जानवर था? बीवर बीवर बियर है? बीवर बीवर वीवर। हाँ। ये चलना है ट्रिप करके। तो ये वीवर जो है वो बाहर घूम रहा था, लेकिन हम लोगों को देख के इस अपने बिल में समा गया। तो वो थोड़ा जो है शर्मिला है। चलो अब हम लोग थोड़ा और आगे ट्रैकिंग करके देखते हैं कि आगे से और कितना अच्छा दर्शन हम कर पाते हैं। चलते हैं आगे की ओर। हमारे ग्रुप के ज़्यादातर सदस्य पीछे ही रह गए हैं और वो लोग ट्रैकिंग करके इधर तक नहीं आ रहे हैं। हम 3 लोग ही इधर ट्रैकिंग करके आगे चल के देख रहे हैं। तो अब हम इधर एक ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके हैं। इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ से अब हम आदि कैलाश का दर्शन आपको करवा रहे हैं। ये पीछे है आदि कैलाश पर्वत, अभी थोड़ा बादलों में छुप गया है। अगर बादल छटेगी तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो पाएंगे। तो ये जो है सूर्यदेव ऊपर अपनी चमक बिखेरते हुए सामने, और इधर आदि कैलाश पर्वत बादलों में छुपता हुआ। अभी थोड़ी देर पहले अच्छे दर्शन हुए थे हमारे, लेकिन अब जो है वो छुप गए हैं। और ये नीचे ये तालाब और वो मंदिर, हमारे गाड़ियों का काफिला दूर में आप देख सकते हैं। अब हम उधर ऊपर जाकर नीचे आ चुके हैं और थोड़ा मंदिर का दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय भाई। बस यहाँ हम लोग मंदिर का दर्शन करके फिर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आज नवी ढंग की तरफ निकलना है। तो समय कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि इधर आके आदि कैलाश के दर्शन कर सके। तो हम मंदिर में चलते हैं। तो आदि कैलाश पर्वत से अब हम विदा लेने के प्रोसेस में हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर वापस गुंजी की तरफ चलेंगे और वहाँ पे कुछ खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे ओम पर्वत की तरफ। नवी ढंग में हमारा स्टे होगा और वहाँ से जो है कल हम टकला कोट के लिए लिपुलेख दर्रे को पार करके और तिब्बत में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ से सामने जो रास्ता दिख रहा है ये आदि कैलाश के नज़दीक जाता है ये रास्ता, और इस रास्ते में आगे चल के गौरी कुंड आता है। तो गौरी कुंड जाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन से परमिशन नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए। वो बोल रहे हैं कि उधर में ऊपर से पहाड़ से कुछ पत्थर बीच बीच में गिरते हैं, तो वो रास्ता ख़तरनाक है। और हमारे साथ में अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं और बूढ़े लोग भी हैं, 70 साल के भी यात्री हैं हमारे साथ में। अगर हम लोग वहाँ गए तो हमें समय लगेगा वहाँ से वापस आने में, और हमें डिले हो सकता है आगे जाने के लिए।
और वैसे भी ये आदि कैलाश का मार्ग जो है वो हमारे यात्रा में शामिल नहीं है, और तो हम डिले नहीं कर सकते, हमें परमिशन नहीं मिलने की वजह से अब हम वापस निकल गए हैं यहाँ से। अब हम गुंजी वापस पहुँचेंगे। अगली बार फिर कभी जब इधर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा तब हम गौरी कुंड तक ट्रेकिंग करके जाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आदि कैलाश से हम विदा लेकर अब गुंजी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जब हम इन रास्तों से गुजरते हैं तो इन रास्तों को बनाने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इन सुदूर इलाकों में भी सड़कों का निर्माण किया है और उसको मेंटेन भी करते हैं। ये केवल सड़कें नहीं हैं, ये जो है वो दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। इन रास्तों से होकर उनकी ज़िंदगी जो है इन रास्तों के बंद होने से उनके जीवन में कितना प्रतिकूल असर पड़ता है, ये जब आप सोचेंगे तो आपके मन में एक कृतज्ञता का भाव पीआरओ के प्रति आएगा कि उन्होंने इन सुदूर इलाकों में कैसे इन रोड्स को बनाया है और इनको कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही ये यात्रा केवल धार्मिक आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का गौरव भी आपके अंदर जगाने के लिए ज़रूरी होता है। इन सुदूर इलाकों में जो भी हमारे सेना के लोग, जो अर्धसैनिक बल जो लगे हुए हैं इन एरिया के सुरक्षा में, क्योंकि ये सारे क्षेत्र जो है वो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अभी तो मौसम ठीक है, अगस्त का महीना है तो अभी ये आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन 6 महीने जब इस रास्ते में बर्फ़ रहता है तब इसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में जब हम 10 कदम चलने पर भी हमारी सांसें फूलने लगती हैं, हमें बोलने में तकलीफ़ होती है, ऑक्सीजन कम है, ऐसे जगह में सेना के लोग कैसे अपने आप को डेली फिट रखते हैं और अपने आप को तैयार रखते हैं हर प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए। तो जब आप इन जगहों से गुजरेंगे तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी और आप उनके प्रति, उनके कार्य के प्रति आपके मन में श्रद्धा जगेगी, एक सम्मान की भावना आपके अंदर जगती है। इन रास्तों में शूटिंग करते हुए आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि आप कैमरा ऐसे जगह फोकस ना करें जहाँ पे सेना के कैंप हो। तो आपको बहुत ही सजगता से इधर वीडियो शूट करना होता है कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो है वो हमारे वीडियो के ज़रिए दुश्मन के हाथों में ना पहुँचे, इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना होता है इन रास्तों में। पहले इन सुदूर इलाकों में आने के लिए बहुत ही मशक्क़त लोगों को करनी पड़ती होगी। अब रोड की सुगमता होने से कोई भी सोलो राइडर भी लोग यहाँ पे आके दर्शनों के लिए आते हैं, इन इलाकों को विजिट करने के लिए आते हैं। तो इससे टूरिज़्म का फ़ायदा होता है, लोकल लोगों को इससे सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं कोई भी पैसा इधर खर्च करते हैं तो उनसे जो इधर रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनके जीवन को कुछ सहायता मिलती ही है। शहर के भीड़ भाड़ से दूर इन रास्तों से गुजरना एक अलग ही अनुभूति है।
यहाँ पे समय जैसे लगता है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। शहर में तो इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है और यहाँ के परिवेश में आपको एक अलग ही अनुभूति लगेगी। यहाँ पे आपको प्रकृति के नज़दीक होके उसको महसूस करने का जो अवसर प्राप्त होता है, वही अनुभूति बहुत ही आपके मन को सुकून देती है। तो यहाँ पे भेड़ों के झुंड ने हमारी रफ्तार को रोका है एक बार, और प्रकृति की गोद में नेचुरल हैबिटेट में इन जानवरों को देखना बहुत ही मनमोहक और दिल को खूबसूरत सा सुकून देने वाला है। सृष्टि के अंदर शक्ति शिव है, जो गंगा जल शिव को चढ़ाए। गाड़ी के अंदर भजन का माहौल। दुनिया के सतधर्म शिव है, सत्य सनातन धर्म शिव है। ये हम कुंजी से विदा ले रहे हैं नवीधंग की तरफ, और यहाँ गांव वाले जो है वो श्रावण पूर्णिमा पे आज मेले का आयोजन किए हैं और सब ट्रेडिशनल ड्रेस में आप देख सकते हैं। लेडीज जेंट्स सभी जो है अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में इधर दिखाई दे रहे हैं, और साथ में हमारे ये डमरू वाले बाबा, देखिए डमरू का आनंद लीजिए। तो इन सुदूर गांवों में लोगों की खुशी का ये एक अवसर वो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शहर की तरह बहुत सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं है जिसमें आप अपने आप को व्यस्त रख सकें और आनंद उठा सकें चीज़ों का। यहाँ के लिए तो कुछ उत्सव ही ऐसे हैं जिन पे उनको विशेष मौका मिलता है कि वो अपने आप को खुश रखने के लिए चीज़ों को एक साथ इकट्ठा होकर के एंजॉय करते हैं। कुंजी से नवीधंग की तरफ निकलेंगे और रास्ते में काली माता मंदिर के दर्शन करेंगे हम लोग, और फिर नवीधंग पहुँच के ओम पर्वत का दर्शन करेंगे। और ये है वो ऊपर मंदिर जिसमें कल शाम को हमने ट्रैकिंग किया था। तो बहुत ही खुशनुमा पल है गांव वालों के लिए, जो ये लोग अपना ट्रेडिशनल त्यौहार यहाँ मनाते हुए श्रावण के पूर्णिमा पे। शहरों में, नगरों में जो है वो मेले का स्वरूप अलग होता है। यहाँ ग्रामीण इलाके में मेले का मतलब लोग बस इकट्ठे होकर के एक दूसरे को मिल के खुश हो लेते हैं। यहाँ पे तो बड़े झूले और स्टॉल और खाने पीने की चीज़ें ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। इतना सुदूर इलाका है कि यहाँ जीवन जीना ही एक संघर्ष है। उधर तो आदि कैलाश के तरफ आपने रोड देखी थी, अब इस तरफ आपको कच्चा रास्ता दिखेगा। इन रास्तों में तो पहले पैदल ही चल के लोग जाते रहे हैं आदि कैलाश को, या जो सेना के लोग भी इधर ड्यूटी करते हैं
उनके लिए तो ये रास्ते जीवन रेखा हैं। इन्हीं के द्वारा उनका सारा सामग्री, खाने पीने की सामान, हर चीज़ जो है इसी से पहुंचती है और इन्हीं रास्तों से होकर के वो अपने ड्यूटी से कुछ समय का अवकाश जो उनको मिलता है तो वो अपने स्वजनों को, परिवारजनों को मिलने जाने के लिए इन रास्तों का महत्व उनके जीवन में क्या है ये आप समझ सकते हैं। ये कहने की बातें नहीं हैं। फिर भी इन रास्तों को बनाने के लिए प्रयास जो है, जो भी लोग इसको मेंटेन करने के लिए प्रयास करते हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और नॉर्मली इन इलाकों में रोड बॉर्डर के एरिया में बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। तो अभी ये रास्ते का काम चल रहा है, एक दिन ये भी पक्के रास्ते में बदल जाएगा। वो अलग बात है कि मौसम और प्रकृति की इच्छा पे निर्भर करता है कि ये रास्ते कितने समय तक बने रहेंगे और उनकी कृपा पे ये तय होता है कि इन रास्तों से होकर गुजरने वाले लोगों को आसानी होती है या फिर प्रकृति की अगर प्रतिकूल स्थिति हो तो ये रास्ते कभी भी बंद हो सकते हैं। इन आशंकाओं के बीच ही सारे लोग यहाँ जीवन जीते हैं। इधर आने जाने का रास्ता कब ब्लॉक हो जाता है वो आपको मौसम के ही कृपा पे डिपेंड करता है। और मौसम मीन्स क्या, ये जो है भगवान जिन्होंने ये प्रकृति बनाई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो ये उनके ऊपर ही है कि इन रास्तों से आपको कितनी सुगमता से वो जाने का अवसर आपको प्रदान करते हैं। जिसके आप प्राइवेट है, प्राइवेट हुआ और टैक्सी हुआ। ये दे दो कब हो जाता है। और आर रॉक से भी तो आगे हमारा टैक्सी भी तो नहीं है सर। नहीं, टैक्सी आगे टैक्सी मुझे परसों ही बताया किसी ने। दो गाड़ी आई है। दो गाड़ी, गोवा के पास वो बैंक वाला है वो, मतलब एक कोई टैक्सी का है। टैक्सी नहीं, वो भी नहीं, वो क्या कहते हैं, काली नदी के किनारे चलते चलते अब हम काली नदी के उद्गम स्थल तक पहुंचेंगे, जहां पे एक काली माता का मंदिर बना हुआ है, जहां पे से ये काली नदी का उद्गम होता है। तो इस नदी और इस रास्ते के साथ में चलते हुए आपको उस तरफ का जो एरिया आपको दिखेगा, जो पहाड़ उस तरफ दिखेंगे, वो सब नेपाल के एरिया में आता है, क्योंकि काली नदी थ्रू आउट जहाँ से ये उद्गम स्थल है वहाँ से ये एक बॉर्डर का ही काम करता है नेपाल और भारत के बीच में। कभी भी बदल जाता है। आप गाड़ी के शीशे पे कुछ बारिश की बूंदें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पल में धूप, पल में बारिश, वो कब चेंज हो जाता है ये आपको अनुमान नहीं लगेगा। तो यहाँ जैसे स्टैंप लगाए हैं, वैसे फिर उनके इमिग्रेशन में लगाता है स्टैंप? सर ये तो पता नहीं मुझे ये वाला। अच्छा, नहीं पहले जो ग्रुप जाके आया होगा, ये पता नहीं पहले अभी लगा होगा टकला कोट के तरफ। वहाँ लगेगा, उधर ही टकला कोट पे लगेगा। टकला कोट में लगेगा सर। क्यों? यहाँ नहीं लगेगा, टकला कोट पे लगेगा। यहाँ लग गया, यहाँ लग गया ना, ये वापस नहीं लगता है। अच्छा, हाँ, किस डेट को निकले वो भी लगता होगा ना। वापस से जिस दिन पे आओगे उस दिन ही लगेगा, टकला कोट में भी लगेगा। पूंजी में ना हमें खर्च तो यहाँ था पहले काला पानी। ये सामने देखो, पानी की बूंदों से आया गंदगी। ये कंपनी का बन रहा क्या घर? ये कंपनी का बनना है, क्रेशर बनना होगा। ये काम चल रहा है ना, इनका शुरू हो गया काम यार। ये मेमोरी हो गई, वो
जाएगा एक दो जगह। बने रहिए। इन रास्तों से गुजरते हुए वीडियो थोड़ा सा लंबा आपको लग सकता है, लेकिन जब तक आप इन रास्तों को देखेंगे नहीं तब तक यहाँ के लोगों के जीवन के कष्टों को आप समझ नहीं पाएंगे। आप सेना के प्रति जो श्रद्धा का भाव, जो आदर का भाव आपके अंदर होना चाहिए, वो हम शहरी लोगों के पास इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम कभी इन रास्तों से गुजरकर ऐसे जगह में जाकर फील ही नहीं करते हैं कि वो कितनी परेशानियों से इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हैं, हमारे लिए दुश्मनों को दूर रखते हैं। शहर में तो जीवन बहुत ही आसान है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, लोगों के पास हर सुख सुविधा का सामान आप जब चाहे तब आपको मिल जाता है। लेकिन इन जगहों पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको दूर करने के लिए चीज़ों को पहुंचना ही बहुत ही दुष्कर होता है, बहुत ही परेशानी का काम होता है। यहाँ तक सामान लेके आना, मौसम ने अगर अलाउ किया तो चीज़ें आ भी पाती है, और नहीं तो कई दिनों तक आपको वैसी ही स्थिति में आपको कोई वहाँ देखने वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावे जो भी कुछ है यहाँ पे, कम से कम सेना अर्धसैनिक बलों के लोग जो हैं वो इधर से आते जाते आपको मिल जाएंगे। अगर आप सोलो राइड पर ही आ गए और इन रास्तों में आप फंस गए तो यहाँ पे कौन आपको देखने वाला मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब भी पेट्रोलिंग करते हुए जब सेना अर्धसैनिक बल के लोग अगर इधर से गुजरेंगे तो वो आपकी सहायता करेंगे और आपको यहाँ से रेस्क्यू करेंगे। तो जब इन रास्तों से आप गुजरेंगे तो उसके लिए आदर सम्मान की भावना आपके अंदर स्वतः जागृत हो जाती है। तो ये रास्ते जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं, ये एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। देश के हर इलाके के लोग सेना में काम करते हैं, अर्धसैनिक बलों में काम करते हैं, और वो इन रास्तों को, इन जगहों को, इन क्षेत्रों को मेंटेन करने के लिए वो अपना जीवन लगाते हैं। उन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। तो ये सारी भावनाएं जब यहाँ से आप गुजरेंगे, इन रास्तों को देखेंगे, इन स्थितियों को समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जहाँ पे मोबाइल का सिग्नल ना हो, जहाँ पे कोई इंटरनेट ना हो, वैसे जगह में वो लोग कैसे जीवन जीते हैं। आज भागदौड़ के जीवन में हम लोग चारों तरफ देखते हैं कि इंटरनेट ना हो, मोबाइल में सिग्नल ना आए, थोड़ी देर बिजली ना आए तो हम परेशान हो जाते हैं। बट यहाँ के लिए ये सामान्य बात है। हो सकता है कि कई दिनों के बाद वो बिजली दिखे
देखिए, और इंटरनेट और सिम का कनेक्शन तो बहुत दूर की बात होती है। यहाँ पे हमने वहाँ नहीं जाना है, ऊपर इस मंदिर पे इलाके जाना है में हमें। जी में तो केवल जियो का सिम काम कर रहा था, तो केवल कॉलिंग हो पा रही थी, उसमें भी आपको इंटरनेट नहीं आ रहा था। और आगे बता रहे हैं कि नबीधांग पे केवल BSNL का सिग्नल आता है, तो वहाँ पे भी केवल कॉलिंग ही हो पाएगी, इंटरनेट और ऐसी सुविधाएं तो नहीं होती है। हाँ, सेना के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगे होंगे जो उनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन वो सामरिक व्यवस्था है, वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो रास्ते में सड़क निर्माण से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स गाड़ियां आपको रास्ते में दिख जाएंगी। तो ये रास्ते का काम बहुत ही युद्ध स्तर पे चल रहा है। पिछले 5 सालों में कम से कम कच्चा रास्ता दुरुस्त कर लिया गया है। अब बस इसके ऊपर जो है वो पिचिंग का काम है, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। हो सकता है अगले सीजन जो लोग आए इन रास्तों पर उनको बहुत सारा रास्ता पिचिंग के साथ मिले जाने के लिए। शहरों में रोड स्मूथ होता है, यहाँ पे रोड ऊबड़ खाबड़ हैं, टूटे हुए हैं, थोड़ा सा आपको परेशानी देते हैं, लेकिन बस वो अनुभूति जो है ना, वो जो इन रास्तों से गुजरने का है, वो रोमांच अलग है। वो हमें जीवन को समझने के लिए बहुत सारे चीज़ होती हैं जिसको हम नज़दीक से महसूस करके जीवन के मूल्यों को अपने जो भी हम जीवन जी रहे हैं उसमें प्रकृति का क्या महत्व है और सुविधाओं के बिना जीवन कैसे लोग पहले जीते थे, उसको समझने में आपको थोड़ी आसानी लगेगी। अभी ज़्यादा नहीं, हमारे दर्शन के लिए बस चलो। नहीं तो गिर जाए परसों आने तक, और वो पर्वत पूरा पैक है। पहाड़ों पर बादल की घटा छा रही है, तो अनुमान है कि मौसम कुछ खराब हो सकता है। तो हमेशा एक डर, एक आशंका आपके मन में इन एरिया में रहेगी कि अभी अगर बहुत तेज़ बारिश हुई तो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते रुक सकते हैं, आप कहीं पे भी बीच में फंस सकते हैं। गाड़ी में ये भजन लगातार जो हमारे स्थानीय चालक हैं जो इस गाड़ी के, वो भजन अपना मोबाइल में सेव करके रखते हैं, तो वो बजाते हुए चल रहे हैं।
गाड़ी चलाने वाले लोगों को भी बहुत ही स्किल्ड होना होता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी चूक जो है आप बहुत ही बड़े परेशानी में आपको डाल सकता है। नीचे खाई है, बस एक पतली सी रास्ते के ऊपर गाड़ी को लेके चलना एक बहुत ही स्किल का काम होता है। तो उनको भी धन्यवाद है कि इस यात्रा में वो हमारे सहायक बन रहे हैं। बस आ रहे हैं, नीचे पहुंचे। काला पानी से ऊपर आके जहाँ हमने बकरी नहीं देखी थी उससे ऊपर आ गया हूँ। अरे क्या करें इंचार्ज साहब, बताइए। इंचार्ज साहब आवाज किधर नहीं आ पा रही आपकी। हुमायूं विकास निगम लिमिटेड के जो हमारे गाइड हैं वो यहाँ पे वॉकी टॉकी के द्वारा ही जो कैंप है उसके साथ में अपना कम्युनिकेशन स्थापित करके बताने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि फ़ोन की सुविधा मैंने पहले ही आपको बताया इस एरिया में बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे फ़ोन काम नहीं करता है। बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है पर्वत। अगर बादल छटेगा की आकृति दिखनी चाहिए। परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर आगे का वो डिसाइड करेंगे कि वो जाने के लिए आगे छोड़ते हैं। हो सकता है किसी को हाई एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम तो उनको रोका भी जा सकता है। तो यहाँ पे शाम को हमारा मेडिकल कैंप होगा और उसके बाद हम कल टकलाकोट की तरफ निकल जाएंगे। ज़्यादातर चांसेस है कि सबका सेहत ठीक ही लग रहा है, अभी तक तो किसी को परेशानी नहीं लग रही है। तो कल थोड़ी सी ट्रैकिंग करके हम लोगों को लेक दर्रे को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर हमको चाइनीज़ अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देंगे। फिर उधर की यात्रा उनके गाइड और उस तरफ के जो सुरक्षा व्यवस्था है उनके देख रेख में चलेगी। अभी तक जो है हमारी सुरक्षा व्यवस्था और जो मेडिकल है वो हमारे ITBP इंडियन बॉर्डर तिब्बत पुलिस जो है उसके अंडर में है। तो दिखता है सर इधर कोई पूरे के बीच में ये सारी जिम्मेवारी जो है वो निभा रहे हैं।
नाभि धाम के KMVN गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं और सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसी पे ओम का आकार दिखाई देता है, लेकिन वो बादलों में छुपा हुआ है तो वो अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही बादल छटेगा तो हम उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। अभी अभी हमारा जत्था यहाँ पहुँचा है मानसरोवर जाने वाला, तो कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तिब्बत की तरफ लिपुलेख पास से। तो अभी जो है यहीं पे आगे जब ओम पर्वत दिखेगा तो हम उसका शूटिंग करेंगे। सामने है ओम पर्वत। और ये नाभि पर्वत है जिसके नाम पे इस जगह का नाम नाभि दंग रखा गया है। बीच में आप देख सकते हैं कि नाभि की तरह ये पर्वत का आकार जो थोड़ा धंसा हुआ है। वो तो बीच में नाभि और किनारे अब हम आज के लिए विदा लेंगे आपसे। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।